एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टू स्टडी पर। जिस तरह तेज़ी से मैट्रिक परीक्षा नज़दीक आ रही है, उसी तरह बच्चों का धड़कन बढ़ना शुरू हो जाता है। परीक्षा की इस नज़दीकियाँ को देखते हुए हम आप लोगों के सफल प्रयास को और भी सफल बनाने के लिए हम कुछ क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें लगभग 15 सवाल हर एक वीडियो में मिलेगा। और इस सवाल को जब आप लोग खुद से तैयारी करना शुरू करेंगे और इस पर मेहनत करना शुरू करेंगे तो इससे बहुत सारे सवाल निकल के आएंगे और हम भी वीडियो के माध्यम से आपको इसका डिटेल देने का प्रयास करेंगे। तो इसी क्रम में देखते हैं सामाजिक विज्ञान का सभी विषयों से मिक्स सवाल है। 15 सवाल का ये सीरीज है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है कि निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है। इसका ऑप्शन को देख रहे हैं, चीनी उद्योग, कागज़ उद्योग, वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग। हालांकि इसका आंसर देना बहुत आसान हो जाता है। जब आप इसका आंसर करते हैं तो चलो किसी जो सही आंसर है या जो गलत आंसर आप दे देते हैं, लेकिन इसकी व्याख्या को अब जब देखेंगे कि व्याख्या सहित पढ़ने का प्रयास करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा एक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आंसर कर पाएंगे। तो इसको पहले देखते हैं, चीनी उद्योग। तो स्वाभाविक है, चीनी का जो उत्पादन होता है गन्ना के द्वारा किया जाता है, तो निश्चित तौर पर यह कृषि पर आधारित है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है कागज़ उद्योग। कागज़ उद्योग भी कृषि पर आधारित है। जैसा कि आपको पता है कि कागज़ उद्योग पौधों में जो सेल्यूलोज नामक एक कार्बोहाइड्रेट होता है, वह पौधों की कोशिकाओं की भित्ति जो बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज के रेशों को परस्पर जुटाकर पतली चादर के रूप में जो वस्तुएं बनाई जाती है वो कागज़ ही होता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ भी देखें कि ये भी कृषि पर आधारित है। अब देखिए वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग ये भी एक मानव निर्मित चीज़ है जो प्राकृतिक या कृत्रिम तंतुओं के नेटवर्क से निर्मित होती है, और इन तंतुओं को सूत या धागा कहते हैं। और धागों का जो निर्माण होता है वो कच्चे ऊन, कपास या अन्य पदार्थ को करघे की सहायता से ऐड कर किया जाता है। तो निश्चित तौर पर ये भी जो सवाल है ये भी कृषि पर आधारित है। अब सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है। तब चूँकि तीनों चीनी उद्योग, कागज़ उद्योग, वस्त्र उद्योग है, इसलिए इसका आंसर होगा सीमेंट उद्योग, क्योंकि यह कृषि पर आधारित नहीं है। दूसरा आंसर देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। लौह अयस्क है। लौह अयस्क है, ये संसाधन का चैप्टर है, भूगोल का चैप्टर है। पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, तीसरा है जैव संसाधन और चौथा जो है मानवकृत संसाधन। तो आप लोग अध्ययन किए होंगे कि नवीकरणीय संसाधन, पहले इसके विकल्प को हम लोग देख लेते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन है जिन्हें एक बार उपयोग करने बाद फिर से पुनः उपयोग में लाया जा सके। मतलब ये संसाधन खत्म नहीं होता है। दूसरा संसाधन देखें, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन ये वैसा संसाधन है जिनके भंडार में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन नहीं होता है। यह संसाधन मानवीय क्रियाओं द्वारा समाप्त हो जाती है और इसके पुनर्निर्माण होने में करोड़ों वर्ष की अवधि लगता है। तो निश्चित तौर पर इस संसाधन को पूरा करने में
काफ़ी वक्त लगता है। तीसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं, जैव संसाधन। तो जैव संसाधन है क्या? हमारे पर्यावरण में उपस्थित वैसी वस्तुएं जिनमें जीवन है, जैव संसाधन कहलाती है। तो निश्चित तौर पर ये तो सवाल नहीं हो सकता है, आंसर इसका नहीं हो सकता है, नवीकरणीय नहीं हो सकता है। मानवकृत संसाधन देख लेते हैं। मानवकृत संसाधन, मानव जब अपने बुद्धि और तकनीक से प्राकृतिक संसाधन को परिवर्तित करके भवन, सड़कें, रेल लाइनें, बिजली, कुर्सी, कंप्यूटर आदि में बदल देता है, तो यह मानवकृत संसाधन, मतलब मानव के द्वारा तैयार किया जो वस्तु है वो मानवकृत संसाधन कहलाते। तो जब हम चारों ऑप्शन को देखते हैं तो इसमें एक सटीक आंसर जो आपका मिलता है अनवीकरणीय संसाधन। तो आपका आंसर होता है लौह अयस्क है तो क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। अगला सवाल है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस पाई जाती है तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक गैस पाई जाती है खनिज तेल के साथ। इसमें स्पष्ट आंसर है, इसको आप देख सकते हैं, खनिज तेल के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। चौथा सवाल है, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो इसमें ऑप्शन को देखें, तारापुर, कल्पक्कम, नरोरा, कैगा। इसमें भी बहुत स्पष्ट आंसर जो है आपका तारापुर है। क्योंकि इसमें समझने की ऐसी कोई बात नहीं है, इसीलिए मैं इसे कम समय में समाप्त कर रहा हूँ। अगला सवाल है फाल्टा। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसकी मैं जानकारी दे दूँ। इसके ऑप्शन को पहले देख ले, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा में। देखिए फाल्टा को समझते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, उससे लगभग 55 किलोमीटर दूर फाल्टा में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज स्थित है। एक विशेष जो आर्थिक क्षेत्र है सेज स्थित है, और यह जो है बनाया गया है, इसमें यह रोजगार का अवसर प्रदान करने और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर पैदा करने और स्थानीय लोगों को उसमें शामिल करने के अलावा ये इकाइयाँ ऐसे उत्पाद बनाती है जो पारिस्थितिकी के अनुकूल और जैव अपघटनीय हैं। साथ ही वे पर्यावरण संरक्षण के अनेक उपायों को भी अंजाम देती है। तो इस माध्यम से हम फाल्टा को समझ सकते हैं, और इसमें स्पष्ट आंसर आपका आ रहा है कि जो है ये पश्चिम बंगाल में है। ये सब महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बहुत गौर से याद करने का प्रयास करेंगे, और इस माध्यम से अभी से परीक्षा तक हम ऐसे कई सीरीज लाएंगे जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। चलिए बहुत सुंदर सवाल है अगला, 6 नंबर देखते हैं। बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? निश्चित तौर पर इसका आंसर आपको पता होगा कि सबसे जो अधिक आबादी है पटना में है। अगला सवाल देखिए, 7 नंबर। विश्व व्यापार संगठन, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, हालांकि सभी सवाल इम्पोर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग WTO, इसका फुल फॉर्म देखें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन। आज का आंसर होगा जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा। अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर का सवाल है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी? बहुत अच्छा सवाल है। इसके ऑप्शंस हैं चौरी चौरा कांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी इरविन पैक्ट, किसान आंदोलन। अब इस सवाल के बहाने हम कई तरह के सवाल को देख सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन जो है आपका चौरी चौरा कांड।
चौरी चौरा कांड की बात करें तो असहयोग आंदोलन से जुड़ा है, जिसमें कि असहयोग आंदोलन की बात करें तो महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उसको हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं था। और असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था। जब इन्होंने शुरुआत की थी इस आंदोलन को, तो इसका मुख्य तौर पे ये आवश्यक निर्देश दिया हुआ था कि इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब ये शुरुआत हुई असहयोग आंदोलन 1920 में, ये चलते 1922 में एक घटना घटी, जो आप लोग देवरिया ज़िले के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का देवरिया ज़िला जो है, वहाँ पर एक चौरी चौरा नामक जगह है जहाँ पर थाने को जला दिया गया आंदोलन करने के दौरान। और वहाँ पर कई ऐसी हिंसक घटनाएं हुई जिसका पता चला गांधी जी को। उन्होंने अंततः असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था इसी चौरी चौरा कांड के अंतर्गत। दूसरा है जालियांवाला बाग कांड, हत्याकांड। आप लोगों को पता है कि ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुआ था। इसके बारे में आप लोग जनरल डायर को भी जानते होंगे इस माध्यम से, और ये भी जानते होंगे जनरल डायर के कहने पर ही वहाँ पर गोली चलाया गया था। और जनरल डायर को उसी गोली चलाने के एवज में उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में लंदन में जाके गोली मारा था, जिसके बदले में उसे फांसी की सज़ा मिली थी। आगे देखते हैं गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट आपको एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो आप लोगों ने सुना होगा कि गोलमेज सम्मेलन तीन तरह के गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला 1930, 31 और 32। और उस समय की जो सबसे बड़ी बात थी, जो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी, जब किसी वो सम्मेलन में शामिल नहीं होते थे तो उस सम्मेलन को असफल माना जाता था। तो पहला जो था गोलमेज सम्मेलन, उसमें उसको रखा गया और उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया तो वो असफल हो गया। तो इसी कांग्रेस को शामिल करने के उद्देश्य से एक समझौते की बात हुई कि किसी तरह कांग्रेस को इस सम्मेलन में लाया जाए, बैठकर बात किया जाए। और उसी दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हो गई थी, जिसे अब दांडी मार्च के रूप में भी जानते हैं। दांडी मार्च उसी के अंतर्गत शुरू हुआ था और वो लगातार चल ही रहा था। और गांधी जी को मनाने के लिए उसी दौरान एक मीटिंग रखा गया, जो कि गांधी इरविन पैक्ट कहा गया। और इस मीटिंग के अंतर्गत गांधी जी ने कई शर्तें रखी कि कहा गया कि अगर इन बातों पर हमारी सहमति बन जाती है तो हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। और अंततः इस वार्ता के बाद गांधी जी ने भाग लेना सुनिश्चित किया। लेकिन 1931 के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के बाद उनकी शर्तों को नहीं माना गया और पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। और फिर तीसरा आंदोलन में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। हालांकि इसमें एक बहुत अच्छा सवाल है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, तो उसमें बाबा अंबेडकर जी का नाम आता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन से जुड़ी बातें आप लोगों को पता होगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, वो भी किसान आंदोलन था, जिसमें राजकुमार शुक्ल जी ने आमंत्रण दिया था गांधी जी को, और वो आए भी और तिनकठिया प्रणाली को समाप्त किया। तो इस सवाल का जो सही आंसर है कि महात्मा गांधी ने अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी, वो था जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसके विरोध में कई लोगों ने अपनी उपाधि त्याग दी थी, जिसमें महात्मा गांधी जी भी एक थे, और उन्होंने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। ये सभी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आप ध्यान से देखेंगे और इसको याद करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? जैसा हमने अभी ऊपर बताया था पिछले क्वेश्चन में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुआ, तो निश्चित तौर पर इसका आंसर जो है दांडी यात्रा है ना। तो इससे भी जुड़े सवाल हमने अभी
चंपारण यात्रा के संबंध में आपने को बताया किसान आंदोलन से संबंधित था, तो इसका आंसर जो होगा दांडी यात्रा, जिसमें आपको पता होगा कि 78 सहयोगियों के साथ उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था, अंग्रेज़ों का जो नियम था उसके कानून को तोड़ा था। कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के खेमे में हड़कंप मचा दिया था इस चीज़ को लेकर। चलिए अगला सवाल है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत। निश्चित तौर पर हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं इसके कि चीन उस समय बहुत ही व्यावसायिक तौर पर बहुत मजबूत था और इस तरह की जो भी कार्य संपन्न हुए लगभग चीन के अंदर ही हुए हैं, तो इसका आंसर चीन होगा। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रीय दल नहीं है? अभी वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 8 राष्ट्रीय दल हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार अगर हम इसको देखें तो भारतीय जनता पार्टी अभी सबसे बड़ी दल है, सबसे बड़ा पार्टी है। दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इसके भी सांसदों की संख्या बहुत बड़ी है। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल के अंतर्गत आता है। हालांकि इसके कई कंडीशन होते हैं राष्ट्रीय दल होने के, उस कंडीशन पर बाद में हम इस पर बात कर लेंगे। लेकिन तत्काल ऑप्शन के थ्रू हम अगर देखें तो आरजेडी एक क्षेत्रीय पार्टी है। आरजेडी एक क्षेत्रीय राष्ट्रीय जनता दल, जिसके अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो आरजेडी एक क्षेत्रीय दल है, इसलिए इसका जो आंसर होगा आरजेडी। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया, मतलब उसको स्वीकार कब किया? तो 15 अगस्त 1947, सभी लोग जानते हैं इस दिन देश आज़ाद हुआ था हमारा, जिसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में जानते हैं। दूसरा ऑप्शन है 15 जनवरी 1950। इस डेट में भी ऐसा कुछ खास नहीं है, इसलिए उस पर बात नहीं करेंगे। इस डेट पर भी कुछ खास नहीं है, लेकिन ये डेट हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 26 जनवरी 1950, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, तो इस पर हम कह सकते हैं कि संविधान उसी दिन जो है स्वीकृत हुआ था। उसी के एवज में 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के मनाते हैं और संविधान को स्वीकारा भी गया था। चलिए, तो इसका आंसर हम 26 जनवरी 1950। अगला सवाल है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? देखिए, ऐसे सवाल कई पूछते हैं, इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों के चुनाव चिन्ह और राष्ट्रीय पार्टियों के चुनाव चिन्ह को याद करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरह के सवाल आपको राजनीति शास्त्र में मिलेंगे और उसमें एक चैप्टर भी है राजनीतिक पार्टी, जिसके अंतर्गत इसको पढ़ना होता है। तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह, आप लोगों ने रामविलास जी का नाम सुना होगा, और चूँकि वो अब नहीं रहे, तब लोग चिराग पासवान के नाम से जानते हैं, जो जमुई का सांसद भी हैं, वो लोक जनशक्ति पार्टी के हैं। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो लालटेन। तो लालटेन तो आरजेडी का है, लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी का है। तीर जदयू का है, नीतीश कुमार जी के पार्टी का है। साइकिल ये मुलायम सिंह जी की पार्टी है, जिनके अखिलेश जी इस पार्टी को अभी चला रहे हैं। तो इसका सही जो आंसर होगा बंगला। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला है। अगला सवाल देखते हैं, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? ये भी अच्छा सवाल है। निश्चित तौर पर देखिए, 2 तरह की सरकारें होती है। किसी भी देश में 2 तरह की सरकारें चलती है, एक राजतंत्र के रूप में, एक लोकतंत्र के रूप में। राजतंत्र में राजा शासन करता है, राजा के बाद उसका सगा संबंधी जो होता है वो शासन करता है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है कभी भी। लोकतंत्र में जनता शासन करती है। जनता शासन करने का अर्थ है कि जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुनता है और जनप्रतिनिधि जनता के बिहाफ में शासन करती है, और अगर वो गड़बड़ करती है तो प्रत्येक 5 वर्ष पर हम बदल सकते हैं। ये जो शक्ति है जनता के हाथ में रहता है।
तो सबसे अच्छा जो माना जाता है वो लोकतंत्र माना जाता है। तो ये सही आंसर है आपका। लास्ट सवाल है आज का कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो देखिए, पंचायती राज के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण पद है। हालांकि ये न्यायिक पद कहा जाता है इसको। ग्राम कचहरी जो होता है सबसे छोटा न्यायालय होता है। न्यायालय कई प्रकार के होते हैं, आप देखे होंगे। जिला स्तर पे है जिला न्यायालय, उसके ऊपर चले जाइए तो हाई कोर्ट होता है जिसको उच्च न्यायालय कहते हैं। उससे ऊपर चले जाइए तो सुप्रीम कोर्ट होता है जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है, वो अंतिम न्यायालय भी कहलाता है। लेकिन जो सबसे पहला जो कोर्ट होता है, न्यायालय होता है, वो होता है हमारा ग्राम कचहरी। और इसके जो हेड होते हैं, इसका जो प्रधान होता है सरपंच होता है। कभी कभी यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि सरपंच और मुखिया में, तो आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे कि ग्राम पंचायत का जो हेड होता है वो मुखिया होता है और जो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। चलिए, आज इतना ही। इतने सवाल आप अच्छे से पढ़ें और इसको 15-15 सवाल ही करते रहें। और इसके अंतर्गत जो और भी बातें की हैं उसको ध्यान में रखें। ध्यान रखने के दौरान सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इसको सुने, बार बार सुने, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। इसी तरह सवालों को लेकर हम अगले वीडियो में भी आएंगे, जिससे कि आपको ये काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा। निश्चित तौर पर इसका लाभ उठावें और हमसे जुड़े रहें। और भी कई महत्वपूर्ण सवालों का एक सीरीज हम देंगे जो परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसको गौर से उसका अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर जिस तरह की कोरोना काल में जिस तरह की स्थिति बनी है, इसमें काफ़ी फ़ायदा आपको मिलेगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।